अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के विशेषज्ञ आपके चिर परिचित माननीय अनिल खरे सर हैं। 8वीं के गणित के पाठ वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारे आज के गणित के विशेषज्ञ माननीय अनिल खरे सर एवं विषय के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए इस वंडरफुल लेसन को हम शुरू करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिल खरे सर। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने वर्ग और वर्गमूल पर चर्चा शुरू करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कुछ उस पर रिवाइज करेंगे और आज फिर हम आगे बढ़ेंगे और वर्गमूल पर जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट पर। पिछली क्लास में हमारा पूरा कंसंट्रेशन स्क्वायर पे था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट भी देखें। तो पहले हम सबसे पहले कुछ रिवाइज करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि वर्गमूल की ज्यामितीय अवधारणा या वर्ग की ज्यामितीय अवधारणा की बात करें तो वर्ग रेखागणित में ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण 90 हो, वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब और आपको ये भी मालूम है कि किसी एरिया को निकालने के लिए तो हमारा सूत्र है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, पर चूंकि स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है इसलिए उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुना लंबाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर किसी क्षेत्र की लंबाई 1 है और चौड़ाई 1 है तो उसका 1 गुना 1 हुआ और 1 वर्ग बना, ठीक है। दूसरी स्थिति में अगर लंबाई 2 इकाई है, चौड़ाई 2 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल 2 गुणा 2 4 इकाई होगा। तीसरी स्थिति देखें, अगर लंबाई 3 इकाई है, चौड़ाई 3 इकाई है तो उसका वर्ग हुआ 9 वर्ग, यानी एरिया वर्ग 9 वर्ग हुआ। मगर ये है क्या? ये वर्ग हम जो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं वो असली में उसके अंदर बने वर्गों की गिनती है। जैसे देखें यहाँ एक ही वर्ग बना, पर जब यहाँ लंबाई 2 इकाई है, ये 0 1 2 और चौड़ाई 1 2 तो कुल 4 वर्ग बन गए। मतलब किसी क्षेत्र का एरिया निकालना उसके अंदर वर्गों की गिनती होती है। तीसरी स्थिति देखें, 3 लंबाई 3 चौड़ाई तो वर्ग बने 9। चौथी स्थिति लंबाई 4 चौड़ाई 4 वर्ग बने 16। इस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्ग की गिनती एरिया होती है, किसी स्थान का क्षेत्रफल उसके अंदर बने वर्गों की गिनती होती है। इसके बाद में दूसरी बात जो हमने चर्चा करी थी, हम वर्ग को कैसे परिभाषित करें। तो अभी हमने जाना कि अगर लंबाई 1 है चौड़ाई 1 है तो वो 1 वर्ग बनेगा। लंबाई 2 है चौड़ाई 2 है तो 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग 4 बना। इसी तरीके से लंबाई 3 चौड़ाई 3 सॉरी तो 9 वर्ग बने। तो संख्या 1 4 9 16 25 36 ऐसी संख्याएं जो हैं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। व्यापक रूप में हम कहेंगे कि किसी संख्या m को हम n का वर्ग कहेंगे, जबकि n वर्ग बराबर n गुना n है। अथवा दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं किसी संख्या m को किसी अन्य संख्या का वर्ग कहेंगे, जबकि उस संख्या का उसी से गुना करने पर, यानी n का n से गुना करने पर m आए तो m वर्ग संख्या होगी और m n का वर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद में हमने दूसरी बात करी थी कि अगर कोई संख्या वर्ग संख्या है तो उसके इकाई अंक में हमेशा 1 1 4 5 6 और 9 आते हैं, है ना। ये लिखा था अपन ने कि इफ ए नंबर इज ए स्क्वायर नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन एट इट्स यूनिट प्लेस वन ऑफ द नंबर विल बी देयर। व्हाट आर दोस? 1 4 5 6 9। इसी तरीके से आप इसमें जो है इसको जाने कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी गिनती को लिखते हैं
जैसे कि मान लें आपने 21 से लिखना शुरू किया, तो 21 22 से लेके 29 30 तक। तो आप देखें कि दहाई अंक तो लगातार 2 है, परंतु इकाई अंक 1 से लेके 9 तक ही आ रहा है। 31 से लेके 40 तक करें, चाहे 41 से लेके 50 तक करें, गिनती आप कहीं भी लिखें, इकाई अंक में आने वाले अंक 1 से लेके 9 तक और 0 ही रहेंगे। वही बात यहाँ पर हुई कि अब संख्या अगर इकाई अंक में 1 है, तो उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 1 आएगा। क्यों आएगा? देखें आप, जैसे कि मान लीजिए आपको 14 का वर्ग करना है, तो 14 का जब आपको वर्ग करना है, तो आप 14 गुना 14 करेंगे, ठीक है ना? तो 14 गुना 14 करने में 4 चौके 16 ये आया, 4 एकम 4 और हंसले 1 5 आया, फिर 1 यहाँ आपने कट्टस लगा, 1 चौके 4 और 1, तो यही 6 रिपीट हुआ है, तो 4 चौके 16। 18 में देखो 8 अट्ठे 64 का 4, यही 4 रिपीट होगा। 17 का करो 17 सत्ते 49, तो 9 रिपीट होगा। 36 करो 6 सिंह 36 6। मतलब जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, तो वर्ग संख्या के इकाई अंक में आने वाला अंक संख्या के इकाई अंकों के गुणा से प्राप्त संख्या का इकाई अंक होता है। अब फिर से समझें, किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, तो हमें वर्ग संख्या का इकाई अंक संख्या के इकाई अंकों के गुणा से मिलने वाली संख्या का इकाई अंक होता है। तो वही बात हुई कि आप संख्या कुछ भी लिखें, इकाई अंक तो उसके 1 से लेके 9 तक होंगे और आखिरी में 9 के बाद में 10 का शून्य आएगा, 40 में शून्य आएगा, 50 में शून्य आएगा, यानी इकाई अंक शून्य आएगा। 1 होने पर एक उस अब जब वर्ग करोगे तो 1 का 1 से गुणा 1 ही होता, 2 का 4 आता, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 धाम 100। तो आप देखें कि कौन-कौन सी संख्या आ रही है, 1, 4, 5, 6, 9, सब देख लीजिए, 1, 4, 5, 6, 9। तो अगर कोई संख्या वर्ग संख्या होगी, तो उसके इकाई अंक में यही संख्या आएंगी, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब क्या नहीं आया? 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इसका मतलब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो हम दावा कर सकते हैं कि वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। मगर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 या 2 जीरो, जीरो की संख्या हमेशा मतलब सम संख्या होगी। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो वह संख्या वर्ग होगी, इस चीज़ का आप दावा नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था कि जैसे इकाई अंक 5 की संख्या 15 है, पर 15 वर्ग संख्या नहीं है। मतलब ये कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, तो उसके वर्ग होने की संभावना है। मगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो ये दावा है कि वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ये सारी चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी। इसके बाद जो है हमने कुछ विशेष प्रॉपर्टी यानी पैटर्न देखे थे, जिनमें बात आई थी 2 वर्ग संख्या है, उनके बीच में आने वाली अवर्ग संख्या है। जैसे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो 25 से 36 के बीच में 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये संख्याएं जो है अवर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि 25 के बाद 5 के बाद सीधे 6 आता, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किन्हीं 2 वर्ग संख्याओं के बीच कितनी अवर्ग संख्या आएंगे, जैसे इनकी गिनती पता करना है ना? तो एक उदाहरण मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जैसे कि ये देखें, मान लीजिए कि 11 का वर्ग 21 है। आप जानते हैं 11 का वर्ग 21, 10 का वर्ग 100। तो हम क्या करेंगे, वर्ग संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है? 121 से 100 घटाया 21 आया। तो एक तो मतलब अगर किसी हमको पता करना हो कि 2 वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी अवर्ग संख्या आएँगी, तो उन वर्ग संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए और उससे 1 कम कर लीजिए, तो वो अवर्ग संख्याओं की गिनती आएगी। मतलब कि 11 और 10 के वर्ग यानी कि 100 और 121 के बीच में 20 संख्या आएँगे, क्योंकि 11 का वर्ग और 10 के वर्ग का अंतर 21 आता है, 21 से 1 कम 20। तो आप देखें ये 100 का वर्ग है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये संख्याएँ और ये कितनी हैं आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 चौके 20, इस तरीके से 20, जो कि 21 से 1 कम है। मतलब कि हमने अगर किन्हीं 2 वर्ग संख्याओं के बीच में अवर्ग संख्याओं की पता करना हो,
तो उन वर्ग संख्याओं का आप अंतर ज्ञात कीजिए और उससे 1 कम कर दीजिए, तो वो उन दोनों संख्याओं वर्ग संख्याओं के बीच में अवर्ग संख्याओं की गिनती पता चल जाएगी। ये आपने चर्चा की थी। इसके बाद में हमने जो देखा था, कुछ और पैटर्न देखे थे, उनमें था ट्रायंगुलर नंबर। पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल नंबर पर चर्चा की थी। तो ऐसे नंबर जिनका डॉट रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्टोरियल डायग्राम एक ट्रायंगल बताता है। जैसे ए की डॉट है, 3, 1 धन 2, तो 1 धन 2 3, तो पहली संख्या 1, दूसरी 3, फिर 6, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, या 3 2 5 और 1 6, फिर 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो अगली संख्या 10 है, फिर अगली 15 है। तो ये संख्याएं जो है ट्रायंगुलर नंबर कहलाएंगी। अब हमें अगर पता करना है कि अगली ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होगा, ट्रायंगुलर संख्या कौन सी होगी, तो सीधी सी बात है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवी ट्रायंगुलर नंबर पहली 5 प्राकृत संख्याओं का सम है। पहली चौथी प्राकृत संख्या, चौथी ट्रायंगुलर नंबर, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर है, यानी चौथी प्राकृत संख्या जो है पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग है। तीसरी प्राकृत संख्या, तीसरी आपकी ट्रायंगुलर नंबर जो है वो पहली 3 संख्याओं का योग है। तो इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि 10वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो 10वां ट्रायंगुलर नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 होगा। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर विल बी द 10th ट्रायंगुलर नंबर। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसी तरीके से ये बात आई कि 1 3 6 10 15, अगली क्या होगी, 15 और 6 जोड़ दो 21, अगली क्या होगी, 7 जोड़ दो 28, और इस तरीके से अगली, तो कौन से नंबर की संख्या है उसमें हम जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर होगा, जिसकी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर हमने देखा कि अगर हम इसी में देखें फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर कैसे होता है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगुलर नंबर, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है ना, दूसरा है 1 + 2, तीसरा है 1 + 2 + 3, चौथा है 1 1 + 2 + 3 + 4, और इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे कि इफ वी कंबाइन टू ट्रायंगुलर नंबर, इफ वी कंबाइन टू ट्रायंगल नंबर्स, तो वी गेट ए स्क्वायर नंबर। जैसे पहली ट्रायंगुलर नंबर आपने देखा था कि आपका पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या था, 1 था, दूसरा 1 + 2 यानी 3 था, तो 1 और 3 को जोड़ दो तो 4, जो कि 4 का 2 का स्क्वायर है। और दूसरी ट्रायंगुलर नंबर जो था 1 + 2 यानी 3 था, ठीक है, और 1 + 2 + 3 यानी तीसरा ट्रायंगुलर नंबर, तीसरा ट्रायंगुलर नंबर पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्या है 1 + 2 + 3 वो 6 होता है, और पहली दूसरी ट्रायंगुलर नंबर 3, तो 3 और 6 9, तो 9 और 3 का वर्ग। मतलब इन जनरल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ऐड एनी टू ट्रायंगुलर नंबर, द सम विल बी अ स्क्वायर नंबर। मतलब जब हम किन्हीं दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं, दो सतत ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं, तो उनका योग सदा ही एक वर्ग संख्या आती है। और फिर हमने देखा था नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, जो कि आपको हमने, ये एक तरीका और हो सकता है। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 1 और 4 के बीच में ये दो संख्या है, कौन कौन सी, 2 और 3 है, जो कि नहीं आई उनके बीच में। फिर इसके बाद 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 का वर्ग 9, तो उनके बीच में क्या संख्या आ रही, 4 5 5 6 7 और 8, फिर 16 आया 4 का वर्ग, तो उसके बीच में आ रहा है 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ये संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर मान लो आपको 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी अवर्ग संख्या है वो पता करना है, तो 3 का वर्ग 9, ठीक है, और 4 चलिए 2 है यहाँ पर, 2 का वर्ग 4, तो हम देखना चाह रहे हैं कि 3 का वर्ग और 2 के वर्ग में के बीच में कितनी अवर्ग संख्या है। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 घटाया 5, तो 1 लेस देन 5 इज 4। तो यहाँ देखो ये 1 2 3 4 नंबर्स है, ये हमारे पास में इन जनरल था। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, पैटर्न्स, जिनके उपयोग करके हम जो है गणित को आसान बना देते हैं। जैसे दो सतत विषम संख्याओं का गुणा, जैसे 11, 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 है, तो उनका गुणा ज्ञात करना हो, तो 11 में 13 का गुणा करना है, 13 कम 13, 13 की 3 हासिल 1, 13 कम 1 14, ठीक है।
और 143 आया। और आप जानते हो कि अगर आपको 12 का वर्ग करना तो 12 गुनी 12, तो 12 या 12 में 144। 144 में से 1 घटा दो तो 143 आता है। तो हम 143 को 144 ऋण 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 11 गुना 13 कितना आया था? 143, और यहाँ से 143 को हम 144 ऋण 1 से लिख सकते हैं। 143 को 144 ऋण 1 लिखा, और 144 को 12 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 12 का वर्ग माइनस 1, ठीक है ना? अब देखिए एक चीज और, 11 को आप 12 ऋण 1 लिख सकते हैं, 13 को 12 धन 1 लिख सकते हैं। तो वही आपने एक सूत्र पढ़ा भी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू माइनस बी, उस तरीके से भी। तो 11 गुना 13 जो है वो 12 ऋण 1 और 12 धन 1 के बराबर भी हुआ। तो अब हमको अगर किन्हीं दो सतत सम संख्या विषम संख्या का गुणा ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? उनके बीच की संख्या, देखो 11 और 13 के बीच में 12 है, तो 12 धन 1 और 12 ऋण 1 होगा। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि 44 और 46 के बीच में का गुणा करना है, 44 और 46, तो 45 ऋण 1 और 45 धन 1 आएगा, मतलब 45 का वर्ग ऋण 1 आएगा। और मैंने 45 का वर्ग मतलब इस प्रकार की संख्या जिनका इकाई अंक 5 हो, उसको याद करने के लिए, वर्ग याद करने के लिए हमने चर्चा की थी एकाधिक सूत्र, है ना? 5 का 25 आएगा और 4 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 5, 4 पंचे 20। तो उसको मैं एकाधिक का तरीका अगर आप चाहेंगे तो मैं ये दिखाता हूँ। चलें ये देखें, एकाधिकीन पूर्वेण, ये विधि से गुणा करना उन तमाम स्थिति में होगा जबकि इकाई का अंक 10 हो और बाकी अंक समान हो। कहने का मतलब जैसे आप देखें 12 और 18, तो इकाई अंक का जोड़ 10 आ रहा है और बाकी के अंक 2.5 है, दोनों की 1 है। तो इसका तरीका ये है कि 8 दूनी 16 कीजिए और इससे 1 ज्यादा करके इसमें गुणा कर दीजिए। तो 1 का 1 ज्यादा 2, तो 2 एकम 2, तो 216 होगा। अगर आपको मान लीजिए 81 गुणा 99 करना है, तो 9 और 1 10 हो रहा ना, और फिर बाद में सॉरी कि 31 और 39 है, तो 9 और 1 10 है और ये 3 3 है। तो देखें इकाई अंकों का योग कितना आ रहा है? 10, बाकी अंक समान है। तो इसके लिए इसमें एकाधिकन पूर्वण विधि लगेगी। एकाधिकन पूर्वण विधि तभी लगेगी जब इकाई अंकों का योग 10 हो और बाकी के अंक समान हो। जैसे कि ये देखो इकाई अंक का योग 10 है और बाकी के अंक 3 3 है, तो क्या हुआ? 9 एकम 9, पर यहाँ पे हमें अंक 2 अंकों में उत्तर चाहिए होता है, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया, इसलिए 0 9 बन गए। विदाउट मेकिंग चेंज इन द वैल्यू वी हैव टेकन एस 9 ऐसे 09, ठीक है ना? अब 3 से 1 ज्यादा किया तो 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि 193 गुणा 197 करना है, तो देखो 3 और 7 10 हो रहे हैं, बाकी 19 19 बराबर है, तो 7 तिया 21 आया, 19 में 20 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 380, तो आपको उत्तर हो जाएगा 38021। इसी तरीके से 191 गुणा 199 9 और 1 10, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 अंकों में उत्तर आता है, इसलिए अगर 9 एकम 9 आ रहा तो अपन 0 लगा देंगे। 304 गुणा 306, यानी किसी भी, तो इसी तरीके से हमने 5 का गुणा करना सीखा, मतलब वर्ग निकालना। क्योंकि जैसे 25 में 25 का गुणा करना तो हमेशा इनका योग तो 10 आएगा ही, तो 2 अंकों में 25 तो आ ही आएगा, और फिर 2 से 1 ज्यादा 3 होगा, 2 तिया 6। 35 गुणा 35 करना है तो 3 चौको 12 25, और 6 7 42 25, यानी कोई बोल नहीं पाएगा और आप उसका उत्तर बता देंगे। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी कि 11 गुना 13 143, जिसको 144 ऋण 1 लिखा, ठीक है? वो 144 12 का वर्ग होता तो 12 ऋण 1 लिखा, और ये अपन ने चर्चा कर दी है। इसी तरीके से मैंने तो मतलब ये हमने सीखा कि दो सतत सम संख्या या विषम संख्याओं के गुणा को ज्ञात करना, उनके बीच का अंक ले लो, +1 करो, -1 करो। जैसे कि 46 और 44 का गुणा करना है तो 45 धन 1 45 ऋण 1, और वो 45 का वर्ग ऋण 1, तो 45 का वर्ग एकाधिकन विधि से निकाल लीजिए, 1 घटा दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में देखा। फिर हमने देखा था कि जब अभी आपने कि 2 सतत विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। देखो 2 1 और 3 4, 4 2 का वर्ग है, 1 3 5, तो 5 3 8 1 9, 3 का वर्ग है, 1 3 5 7 4 संख्या है, पहली 4 संख्या 4 का वर्ग। तो जनरली क्या हुआ? वी फाउंड इन जनरल सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। बच्चे ये जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे जाके गणित लेने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप क्लास 11th में भी देखेंगे, ठीक है? तो वी हैव वन फॉर्मूला, मतलब हमारे पास एक सूत्र है कि पहली एन विषम संख्याओं का योग है, वो पहली एन विषम संख्याओं का योग
n का वर्ग होता है। देख लो, पहली 3 विषम संख्याओं का योग 3 का वर्ग, पहली 2 विषम संख्याओं का योग 2 का वर्ग, पहली 4 विषम संख्याओं का योग 4 का वर्ग। तो पहली 10 विषम संख्याओं का योग मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 11 इस तरीके से 10 लोगे तो 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या याद रखना क्योंकि अब ये सम नहीं है वहां पर। इस तरीके से हमने इस बात को देखा था। तो हमने देखा कि ये वर्ग है। देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, मतलब क्या है 7 के वर्ग को आप 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 पहली और धन 13 पहली 7 विषम संख्याएं जोड़ दीजिए तो वो 7 का वर्ग हो जाएगा। पहली 7 विषम संख्याओं का योग 7 का वर्ग होगा। तो हमने देखा कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी वर्ग संख्या को हम, इसे अभी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी वर्गमूल निकालते समय हम इसी कॉन्सेप्ट का फिर से उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान कीजिएगा कि पहली n विषम संख्याओं का योग n का वर्ग होता है, वही है। और हर संख्या को लिख सकते हैं, हर वर्ग संख्या के लिए आएगा वो 4, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, है ना। अगर 4 का वर्ग हो तो पहली 4 विषम संख्या होगी, 3 का वर्ग पहली 3 का होगा, 10 का वर्ग पहली 10 विषम संख्याओं का वर्ग होगा। दैट इज व्हाई एवरी स्क्वायर number can be expressed as a sum of successive odd natural number. We make use of this concept, है ना, इन फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब हम अभी चर्चा करेंगे तो इस विचार का उपयोग करेंगे। इसके बाद पिछली कक्षा में इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे कि किसी संख्या का वर्ग, जैसे 21 का वर्ग 441 है, 441 को आप 221 धन 220 लिख सकते हो। ठीक है, 13 का वर्ग 169 है तो 84 + 85 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो यहाँ इवन और ऑड नहीं आ रहा है, कंसेक्यूटिव सतत हो रही है, एक इवन एक ऑड। ठीक है, एक इवन एक ऑड। तो किन्हीं मतलब किसी वर्ग संख्या को किन्हीं दो सतत संख्याओं के योग के बराबर लिखा जा सकता है। और फिर इससे उसका उल्टा नहीं सही है कि किन्हीं भी दो सतत संख्याओं का योग वर्ग नहीं होगा। जैसे 7 और 8 का जोड़ दो 15 तो 15 वर्ग नहीं है। ये बातें ध्यान देने की है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग संख्या को हम किन्हीं दो सतत संख्याओं के योग के बराबर लिख सकते हैं, है ना। सो नो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन है आपका कि इज द कन्वर्स इज ट्रू, तो आंसर है उसका एक्चुअली नो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे उसका इसके सपोर्ट में कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये है 7 धन 8 15 होता है, 15 वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लासों में भी देखा था। फिर इसके बाद एक बात आती है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग संख्या को आप विषम संख्याओं के सतत योग से दर्शा सकते हैं। जैसे 16 4 का वर्ग है तो पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग है, पहली 4 विषम संख्याओं का योग। तो अब अगर हम क्या करें, 16 में से 1 घटा दें तो ये 3 धन 5 धन 7 के बराबर होगा, वो 15 आया। 15 में से 3 घटा दिए तो 5 7 12, 12 में से 5 घटा दिए 7, 7 में 7 घटा दिया 0। तो मतलब ये अभी आप समझिएगा, पहले हमने बोला किसी भी वर्ग संख्या को हम विषम संख्याओं के योग से बता सकते हैं। और योग में से एक एक घटाओ तो हमेशा अगर वर्ग संख्या होगी तो बीच में 0 आएगा। किस संख्या पे 0 आएगा? अगर 4 का वर्ग है तो 4th स्टेप पे 0 आएगा। देख लीजिए आप, हमने पहले क्या थी हमारी 16, तो ये पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, फिर तीसरा स्टेप ये है और चौथा स्टेप ये है, 7 में से 7। ठीक है, तो इसी चीज का हम उपयोग करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सॉरी, ये पता करेंगे, वर्गमूल के लिए दूसरा विचार रहेगा हमारा। किसी संख्या का ये पता करना कि वर्ग संख्या है कि नहीं, आप सतत विषम संख्याओं को घटाने लगिए और जिस नंबर स्टेप पर आपको 0 प्राप्त होगा वो स्टेप नंबर उसका बता देगा कि वर्गमूल है। जैसे यहाँ पर चौथे पे आया तो 16 का वर्ग 4 है। ये कॉन्सेप्ट हम वर्गमूल में निकालेंगे और इसी तरीके से हम अगर 0 आ जाएगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो वर्ग संख्या है। ये विचार हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया 16 ऋण 1 तो आपका 15, 15 ऋण 3, 12, 12 ऋण 5, 7, 7 ऋण 7। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्टेप पे 0। तो ये एक पहली बात है, वर्ग संख्या है और वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल आएगा। और वर्गमूल कौन से स्टेप, जिस स्टेप पे 0 आया वो उसकी वर्गमूल होगी। तो 16 के वर्गमूल, 16 में जब हम सतत विषम संख्या को घटाते तो 4th स्टेप पे 0 आता है तो ये इसका वर्गमूल 4 होगा। और दूसरे शब्दों में कहेंगे 4 का वर्ग होगा। इसके बाद एक विचार और हमने जो पिछली कक्षा में नहीं देखा था। ठीक है, देखिए कि आप 4 को 8/2 लिख सकते हैं, 4 को 8/2 लिख सकते हैं, 8 को 9 ऋण 1 लिख सकते हैं। तो हमारा 4 जो हुआ 9 ऋण 1/2 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास में गया 4 बराबर 9 ऋण 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अब 9 के इसके बाद में
ये स्टेप हमारे पास 4 बराबर 9 ऋण 1। 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 का वर्ग ऋण 1/2। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास में आ गया इधर से ये दोनों बराबर के 4 बराबर होगा 3 का वर्ग ऋण 1/2। ठीक है? अब 5 को देखें, ये 5 को आप 10/2 लिख सकते हो। इसी तरीके से ये 9 ऋण 1 यहाँ 9 धन 1 आएगा, है ना? तो 5 बराबर 10/2, 10 को 9 धन 1/2, तो हमारे पास में आ गया 5 बराबर ये, 5 बराबर 9 धन 1 और ये आ गया 5 बराबर 9 धन 1/2 और 9 को 3 का वर्ग धन 1/2, तो 5 हमारा बन गया 3 का वर्ग धन 1/2। ठीक है? पिछली अभी अपन ने चर्चा की किसी वर्ग संख्या को 2 सतत संख्याओं के योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो जैसा 3 का वर्ग 9, 9 को हम 4 धन 5 लिख सकते हैं, पर 4 को हम 3 का वर्ग, देखो इससे 1 कम आ रहा है, ये 3 का वर्ग है, यही आ रहा है, देख रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली तो ये है कि ये संख्या 9 है, जो यहाँ यही 3 है, तो 3 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग धन 1/2। कक्षा 12वीं में कुछ सवाल इसी के सिद्धांत पर किए जाते हैं। तो इसलिए जब हम 12वीं में पहुंच जाते हैं, 8वीं में पढ़ी चीज भूल जाते हैं। इसलिए मैं बार-बार आपको इस बात को सचेत कर रहा हूँ कि इन बिंदुओं को याद रखिए, आपको आगे काम आएँगे। आप मैथ्स नहीं भी लेंगे तो भी जब आप एग्जामिनेशन को फेस करेंगे किसी नौकरी की तलाश में, तब फिर आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी और जिनके पास इसका ज्ञान होता है, वो इस गणित को सहज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आप देखेंगे आपकी बुक में है। अब आज की बात करेंगे हम। आज हम वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। तो वर्गमूल में हमने देखा ये चर्चा कर चुके हैं हम। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो फिर मैंने दोबारा क्यों लिया? दोबारा मैंने इसलिए लिया कि वर्गमूल जो है वर्ग का रिवर्स है। मतलब फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग ज्ञात करने का उल्टा है। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 है। 3 का वर्ग 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 है। 4 का वर्ग 16 है, तो ये आ गया इस तरीके से। 5 का वर्ग 25 है। ये हमने आपको पिछली क्लास अभी बता दिया कि अगर संख्या में 1, 4 है ना, 4, 5, 6 और 9 होगा तो संख्या वर्ग होगी, ये इसमें आता है। परंतु अपन हम वर्गमूल पे चर्चा कर रहे हैं अब। तो यदि किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखें आप यहाँ पे देखें कि 1 का वर्ग 1 आया और 9 का वर्ग में भी 81 आया। गौर करना, फिर से पॉइंट को पकड़ना होगा। इकाई अंक दोनों की 1 हैं। ठीक है ना? तो अब देखें कि हम कहेंगे कि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, तो उसका वर्गमूल की संभावना में, वर्गमूल के इकाई अंक में होने की संभावना 1 या 9 है। मैं इसको अभी फिर से समझाऊंगा आपको। देखिएगा, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो दोनों का इकाई अंक 1 है। तो 9 का वर्ग 81 है, तो 81 का वर्गमूल 9 है। 1 का वर्ग 1 है, तो 1 का वर्गमूल भी 1 है। तो अगर किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक में 1 है, उसके वर्गमूल के इकाई अंक में संभावित अंक 1 या 9 होगा। दूसरी चीज देखें, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, इकाई अंक 4 है दोनों में। ठीक है? परंतु जब 64 का वर्गमूल 8 है और 4 का 2 है, तो मतलब हम कहेंगे जब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक संभावित जो होगा 2 और 8 होगा। ठीक है? फिर देखें 9 और ये देखें 3 का वर्ग 9 और 7 7 49, यहाँ फिर से इकाई अंक 9 है। तो जब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक ना जो होगा 3 या 7 संभावित होगा। फिर बाद में आया 4, 4 चौके 16 और 6 छींक 36। जब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो, तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई एक संभावित इकाई अंक 4 और 6 होगा और 25 में जैसा 5 में तो 5 ही आएगा। ठीक है? इसी चीज को हमने इस तरीके से समराइज किया। आप देखें ये वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, ये तो आप जानते हो कि अगर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 जोड़ी में होंगे तो ही वो संख्या वर्ग संख्या होगी। तो अगर इकाई अंक 1 है, ठीक है, तो अब देखें क्या बोला, वंस डिजिट अगर 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का पॉसिबल डिजिट क्या होगा, जो अपन अभी चर्चा करी 1 या 9। अगर इकाई अंक वर्ग संख्या का 4 है तो उसके वर्गमूल का संभावित इकाई अंक जो होगा 2 या 8 होगा। अगर इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का संभावित अंक भी संभावित इकाई अंक 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का संभावित अंक 4 या 6 होगा, जो हमने चर्चा करी उसी को है भी। अगर इकाई अंक
किसी वर्ग संख्या का 9 है तो उसका वर्गमूल का संभावित इकाई अंक 3 या 7 होगा और 0 पर 0। इसके मैंने उदाहरण भी लिखे हैं, अपन देखें। 121 11 का वर्ग है, तो देखो 11 का वर्ग, और 361 देखो दोनों, 361 भी वर्ग है 19 का। 121 और 361 दोनों वर्ग संख्या है, दोनों का इकाई अंक 1 है और दोनों के वर्गमूल का इकाई अंक 1 का 1 और 1 का 9 है, जो कि 1 और 9 को संभावित बताता है। दूसरे उदाहरण देखें, 144 और 784, तो 144 12 का वर्ग है और 784 28 का है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 144 का वर्गमूल 12, 784 का 28, ठीक है। तो जब वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का संभावित अंक आपका 2 और 8 है, जो कि यहाँ है। 625 में का वर्गमूल 25 होता है, ये आपकी सीरीज बहुत सरल है। फिर बाद में 6 का देखें, 576 और 256, 256 जो है 16 का वर्ग होता है, तो और ये 576 24 का, तो देखें आप कि यहाँ पर संभावित 4 और 6 हैं। फिर बाद में आया 169 और 289, 169 13 का वर्ग है तो 13 वर्गमूल है, 289 जो है 17 का वर्ग है तो 17 वर्गमूल है। दोनों वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 9 है और उनके वर्गमूल का संभावित अंक 3 और 7 है। और हमेशा 0 तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे तभी वो वर्ग संख्या होगी। तो यानी मतलब हो गया, जैसे 400 है, 4000 में नहीं होगा वर्ग संख्या, क्योंकि 3 जीरो आ गए। हमेशा 4 2 4 6, मतलब इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद 0 इज देयर, देन द नंबर ऑफ zeros इन दैट नंबर विल ऑलवेज बी इवन। मतलब अगर कोई संख्या 0 से मिलकर बनी हुई है, आखिरी में 0 0 है और उनमें 0 की संख्या हमेशा सम संख्या में होंगी, या तो 2 0 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। विषम संख्या में अगर 0 की संख्या है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर हम अब एक विचार और समझें कि अब हमने जान लिया कि इफ द पावर ऑफ अ नंबर 3 is 2, किसी संख्या की घात 2 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे 3 की घात 2 आप कैसे लिखते हैं? 3 की घात 2, और इसका मतलब क्या है? 3 गुणा 2, और इसका मतलब क्या है? 9। तो मतलब हुआ 3 का वर्ग 9। ठीक है। अब हम क्या करते हैं आपने कक्षा 7वीं में घातांक के नियम भी पढ़े हैं थोड़ा। दोनों साइड हम घात आधी ले लेते हैं। मतलब ये, नाउ टेकिंग द पावर ऑफ हाफ बोथ साइड। याद रखना, नंबर का आधा नहीं कर रहे, घात का आधा कर रहे हैं, घात पे आधा ले रहे हैं। तो 3 स्क्वायर की घात आधी और 9, जब किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लिखी रहती है तो उसका मतलब उसकी घात 1 मानी जाती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 9 की घात 1 है, तो 9 की घात 1 का आधा आधा ही होगा, वो हुआ। और यहाँ पर हम 2 का आधा किए तो देखो 2 का आधा 1 हुआ, 2 2 कट गए 1 हो गए। तो यहाँ 3 की घात 1 बन गई और 9 की घात आधी। अब एक इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे कि बोला हमने दोनों की घात आधी कर दी, तो दो घात थे, 2 घात का आधा किया, 1 घात बन गई, 1 घात थी, 1 घात का आधा किया, आधी घात बन गई। अब हमारे पास में फॉर शोइंग पावर हाफ ऑफ एनी नंबर वी चूज दिस साइन। ये साइन को रेडिकल साइन कहते हैं, चिन्ह है, करनी में आप पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में। तो वो हम उस चिन्ह को उस संख्या के ऊपर लगा देते हैं। मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर ये चिन्ह लगा है तो इसका मतलब उसकी घात आधी है, तो इसकी घात आधी है तो हम उसको बताने के लिए इसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगाना है ना, मतलब उसकी घात आधी होना होता है। तो हमारे पास 9 की घात आधी है, इसलिए ये 9 के ऊपर ये चिन्ह लग गया, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वर्गमूल 9। रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज। और एक बात और बोलूं कि गणित में जब भी इज है तो वहां पर इक्वल टू अंडरस्टूड है। जैसे हम बोलते हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 5, तो सम ऑफ टू नंबर इज मतलब सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 5। So that is what here also. Square root of 9 is 3. That means square root of 9 is equal to 3. So this is one more thing. Then one more concept. अच्छा चलिए, जो हमने यहाँ देखा कि अगर 3 का वर्ग 9 है तो वर्गमूल 9 3 हुआ। उल्टा जो अभी अपन ने वहां भी चर्चा करी, ठीक है। 3 का वर्ग 9 तो वर्गमूल 9 3। इसी तरीके से बाकी सब संख्याओं के लिए भी होगा, जो कि यहाँ देखें। 1 का वर्ग 1 तो वर्गमूल 1 इक्वल टू 1, 2 का वर्ग 4 तो वर्गमूल 4 2, 3 का वर्ग 9 तो वर्गमूल 9 3, 4 का वर्ग 16 तो वर्गमूल 16 4, ठीक है। 5 का वर्ग 25 तो वर्गमूल 25। इसी तरीके से सभी के चले। अतः 3 का वर्ग 9 है तो वर्गमूल 9 3 है, अथवा जो है 3 उसका उल्टा भी, यानी वर्गमूल 9 अगर 3 है तो उसका मतलब है 3 का वर्ग 9 है। यहाँ पर ट्रू एंड फ्रो कंडीशन है, मतलब बाई कंडीशन है, दोनों चलता है। अब बाई कंडीशन दोनों चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी संख्या का इकाई अंक में 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, परंतु किसी संख्या का इकाई अंक 1 4 5 6
9 या डबल शून्य होने पर भी वो संख्या वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर रिवर्स भी सही है। ये हुआ। आज हम फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीके पे आज हम चर्चा करेंगे और एक और गुण पर हम बात करके आगे बढ़ेंगे। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? तो यह जिन्हें रूढ़ संख्या कहते हैं हिंदी में। रूढ़ संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो केवल अपने से विभाजित होती हैं। ध्यान रखिए, आप जनरली रूढ़ संख्या और विषम संख्या में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर रूढ़ संख्याएं विषम है। केवल और केवल एक ही संख्या जो विषम के साथ, सॉरी, जो सम के साथ रूढ़ है वो है 2। Only there is one even number 2 which is an prime number also, otherwise all the rest of the this prime numbers are odd numbers, यानी कि सभी रूढ़ संख्याएं विषम संख्या है। केवल एक संख्या जो रूढ़ है और सम है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जनरली, जब रूढ़ पूछते हैं तो विषम पे चला जाता है दिमाग। अब देखिए, तो 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 2 भी जो है रूढ़ संख्या है, 3 भी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या कौन सी है? जो केवल अपने से विभाजित है। 2 केवल 2 से विभाजित हो, 3 केवल 3 से विभाजित हो और किसी से विभाजित नहीं। एक को तो छोड़ दीजिए, एक को हमने काउंट ही नहीं किया क्योंकि एक से सभी संख्या विभाजित है। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 into 3। अब 36 को आप 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो इस 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 into 3 और ये इंटू और ये 2 into 3। अब इंडिसेस लॉ से हम यहाँ हमारा पावर चेंज मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जगह 2 into 2 into 3 into 3। यहाँ हमने इंडिसेस लॉ लगा दिया। इंडिसेस मतलब घातांक का नियम। तो घातांक का नियम क्या है? जब आधार समान, इसकी घात कितनी मानी जाएगी? मैंने अब वही बताया था कि अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात ना लिखी हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो इसकी घात 1 मानी जाएगी, इसकी घात 1 मानी जाएगी। तो दोनों की आधार संख्या 1 है, तो जब गुना होता तो अगर आधार संख्या होता तो घातें जुड़ जाती, तो 1 और 1 2, तो ये 2 बन गया। इसी तरह से 3 और 3 इनकी घात जोड़ के 3 की घात 2 हो गया। फिर घातांक का दूसरा नियम है कि a की घात m गुणा b की, अब देखो ये a है तो ये b है, सेम नहीं है। दूसरा नियम फिर से ध्यान दीजिएगा, a की घात m गुणा b की घात m, a गुणा b की घात m होता है। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 3 की घात 2 हो गया। 2 गुणा 3 6 होता तो 6 की घात 2 हो गया। तो मतलब 36 6 का वर्ग आ गया। अब 36 6 का वर्ग आ गया तो हमने अभी यहाँ पर चर्चा करी थी, जो कि इस तरीके से रखा है। ये इस पे आपने चर्चा करी थी ना कि अगर 2 का वर्ग 4 है तो वर्गमूल 4 2 उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का वर्ग 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 है। तो दिस इज व्हाट वी हैव फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस व्हाटएवर द नंबर इज गिवन टू यू फाइंड आउट गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दोस नंबर एंड मेक पेयर्स। देखो मैंने पेयर बनाए हैं, जोड़े। ठीक है, इफ द पेयर्स आर फॉर्मिंग देयर देन दैट नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या है? अगर किसी संख्या का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसके क्या करेंगे? रूढ़ संख्याओं में गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, उनका हम फिर जोड़ी बनाएंगे। अगर जोड़ी बन रही है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आगे की क्लास में आप विषम संख्या और अलग अलग सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, सभी संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की विधि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उतनी ही चर्चा कर रहे हैं। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस बात को पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर दूसरा तरीका चलिए पहले इसी को करते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर थ्रू अ रिपीटेड सबट्रैक्शन, ये मेथड भी आपकी क्लास में। और वो क्या है ये देखें। अभी हमने देखा था कि किसी भी संख्या को, वर्ग संख्या को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये समझाया था। ये देखें, है ना, 4 का वर्ग 1 धन 3 धन 5 धन 7, पहली 4 विषम संख्याओं का योग, और ये सबके साथ होगा, चाहे संख्या सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, जैसे 16 के लिए लिखा था। तो किसी भी वर्ग संख्या को आप जो है सतत विषम संख्याओं के योग से दर्शा सकते हैं, और वही तरीका मैंने उस समय बोला था कि हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करेंगे। मान लीजिए कि हमें को वर्गमूल ज्ञात करना 81 का, तो कैसे करेंगे? देखिए, 81 से पहले 1 घटाया 80 आया, 80 से 3 घटाया 77 आया, 77 से 5 घटाया 72 आया, 72 से 7 घटाया 65 आया, 65 से 9 घटाया 56 आया, 56 से 11 घटाया 45 आया, 45 से 13 घटाया 32 आया, 32 से 15 घटाया 17 आया, क्योंकि देखिए मैंने सतत घटाया 1 3 5 7 9 11 13 15, और 17 में से 17 घटाया 0। तो ये संख्या वर्ग संख्या है क्योंकि 0 प्राप्त हुआ। और किसका वर्ग है? 9वें स्टेप पे आया आपको, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वें स्टेप पे, तो ये 9 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 9 है। इस तरीके से फ्रॉम 81 वी हैव सबट्रैक्टेड सक्सेसिव
odd natural number from 1 and get 0 in the 9th steps, so that is why the square root of 81 is 9. मतलब दी हुई संख्या 81 से हमने सतत रूप से विषम संख्याओं को घटाया और वो घटाते हुए हमको 9वें पद पर शून्य प्राप्त हुआ, अतः वह संख्या वर्ग संख्या है और 9वें पद पर हमको शून्य प्राप्त हुआ तो उस संख्या का वर्गमूल जो है 9 आएगा। ये दोनों मेथड हमारे सिलेबस में। फिर मैंने अभी आपसे बात किया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, पर अभी आपके सिलेबस में वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ही जनरली है। तो इसी तरीके से एक विचार और जो आपके सिलेबस में नहीं है पर वो विचार गणित में है, वो क्या? देखिए, -1 का वर्ग करना, नेगेटिव संख्या -1 का वर्ग, अब घात 2 है मतलब -1 इंटू -1 वही हो गया। जैसे आप ज्यामिति के हिसाब से समझे तो लेंथ गुणा ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो 1 का वर्ग। अब ऋण और ऋण का गुणा ये हुआ और गुणा 1 और 1 हुआ। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, ये हम जानते हैं, है ना? इसका भी कभी आपको बताऊँगा, मैं समझाऊँगा कि ऋण और ऋण धन क्यों होता है। वैसे वो कक्षा 7वीं में है, ठीक है? तो ऋण और ऋण का गुणा धन हुआ और 1 और 1 का गुणा 1 हुआ, 1 गुणा 1 1 होता है। तो हमारे पास में -1 का स्क्वायर जो है आपका 1 ही आ गया, ठीक है? हिंस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसी तरीके से -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। पर आप जानते हैं कि 2 का वर्ग भी 4 होता है, इसलिए वर्गमूल 4 2 होगा और -2 का वर्ग भी 4 होता है, इसलिए वर्गमूल 4 तो -2 भी होगा। तो मतलब आपके पास वर्गमूल 4 न केवल धन 2 होगा बल्कि ऋण 2 भी होगा, और इसी दोनों मानों को लिखने के लिए हम धन और ऋण चिन्ह साथ-साथ लिखते हैं। मगर आपकी किताब में स्पष्ट निर्देश है, वो क्या है कि बट इन योर बुक on page number 99 it is clearly mentioned we shall take up only the positive square root of the number। एग्जाम्पल आपके सिलेबस में आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर लेंगे अकेले, इसलिए आपके केस में आपको जितने भी सवाल आएंगे आप दूसरा आंसर ना आ जाता है लिखे ना, पर आपको आंसर शीट में नहीं मिलेगा। √4 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, √4 इज -2 नहीं मिलेगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं चर्चा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।